स्टूडेंट्स आज के टाइम के ऊपर जो ऑनलाइन टीचिंग मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा चलन में है और जितने भी हमारे आसपास के स्कूल्स हैं वो सारे इस ऑनलाइन टीचिंग मेथड को ही प्रीफर कर रहे हैं। तो जो ऑनलाइन टीचिंग मेथड है वो अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीरज और मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बहुत से टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी प्रकार की ऑनलाइन टीचिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है और अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। तो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ई लर्निंग के ऊपर मैं एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ई लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज हम इस ऑनलाइन एजुकेशन की को थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को स्किप करने की बजाय आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि जो डिफरेंस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको आप अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात आती है लेस एफर्ट की, यानी कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस को अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है। जितना हम अपनी ट्रेडिशनल क्लासेस में एफर्ट लगाते हैं उससे कम एफर्ट के अंदर हम ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी ई लर्निंग वाली क्लास में भी बताया था कि अगर हमारे सामने स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है तो उनको एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ई लर्निंग का यूज़ करके हम उस चीज़ को आसान बना सकते हैं। अब अगर हम ऑनलाइन टीचिंग के जो सेकंड बेनिफिट है उसके बारे में बात करें तो उसके अंदर आता है रिसोर्स शेयरिंग का, यानी कि जब भी अगर हमें कोई स्टूडेंट को कोई नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या फिर कोई और टीचिंग से रिलेटेड कोई स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जो डिजिटल रिसोर्सेज होती हैं उनको शेयर करना आसान होता है। इसके अंदर हमें इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि जैसे अगर हमारे पास एक नोटबुक है और उसको हमें 20 स्टूडेंट को देनी है तो एक टाइम के ऊपर तो नोटबुक को तो सिर्फ एक स्टूडेंट ही यूज़ कर पाएगा। लेकिन अगर हम डिजिटल क्लासेस का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हम एक साथ एक ही टाइम के ऊपर सभी स्टूडेंट्स को जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे सारे स्टूडेंट्स एक साथ इन चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। इसके बाद जो इसकी थर्ड एडवांटेज होती है वो आती है रिपोर्ट जनरेशन की। जब भी कोई स्टूडेंट कोई टेस्ट देता है, कोई एग्ज़ाम देता है तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। तो ट्रेडिशनल वे में तो हमें रिपोर्ट जनरेट करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर हम ऑनलाइन टीचिंग मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, ई लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें रिपोर्ट जनरेट में कोई भी टाइम नहीं लगता। हम एग्ज़ाम ख़त्म होते ही रिपोर्ट जनरेशन का काम स्टार्ट कर सकते हैं और भले कितने स्टूडेंट क्यों ना हो उसको हम ईजिली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उनके अंदर हमें किसी प्रकार की जो मार्किंग है वो उसके अंदर ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती और उसके अंदर पेपर वर्क भी कम होता है। और इसके बाद अगर हम ऑनलाइन टीचिंग की जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में बात करें तो टेक्निकली इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। जब ये ऑनलाइन टीचिंग अभी कुछ दिन पहले जब स्टार्ट हुआ था तो उसके अंदर स्टार्टिंग में न तो टीचर कंफर्टेबल था इसके अंदर और न ही एक स्टूडेंट कंफर्टेबल था, लेकिन अब धीरे धीरे इसको इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो स्टूडेंट भी उस चीज़ को समझने के योग्य हो गया है कि वो उस चीज़ को समझ सके कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, और टीचर को भी इस चीज़ के बारे में पता लग गया है कि स्टूडेंट को किस प्रकार से पढ़ाना है और किस प्रकार वो अच्छे से इस चीज़ को समझ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ है जो इंटेंशन जो होती है वो भी देखी जाती है कि जो स्टूडेंट है वो सच में पढ़ना चाहता है या नहीं, या जो टीचर है वो सच में पढ़ाना चाहता है या नहीं। अगर हमें इस चीज़ को एक प्रकार से एक फॉर्मेलिटी के रूप में लेते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सपोज करो टीचर ने वीडियो बनाई स्टूडेंट के लिए और उसको स्टूडेंट के पास सेंड कर दिया। अब स्टूडेंट क्या करता है, उसको थोड़ा सा देखता है और उसके बाद उसको क्लोज कर देता है, तो उसको न तो सारा समझ में आएगा और ना ही उस टीचर को स्टूडेंट से अच्छी फीडबैक मिलेगी। और साथ साथ जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी इस चीज़ की टेंशन होती है कि जो स्टूडेंट है वो जो मोबाइल का यूज़ करके पढ़ रहा है वो प्रॉपर वे में पढ़ रहा है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई के लिए मोबाइल ले लेते हैं पेरेंट्स से और बाद में उसके अंदर गेम खेलने लग जाते हैं, तो इससे वो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते और पेरेंट्स को भी परेशानी होती है कि उसको हमें मोबाइल है वो दे भी या फिर ना दें।
क्योंकि सभी पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं कि वो उस चीज़ को मॉनिटर कर सकें। लेकिन हम एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि जो जितनी भी हमारे मोबाइल के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम अपने मोबाइल की 1 घंटे की एक्टिविटी को ट्रैक करें तो उसके अंदर हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर हमने मोबाइल में क्या क्या यूज़ किया। और इसके अंदर अगर स्कूल खुद का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा है, खुद की ऐप प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम उसकी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकें कि अगर 1 घंटे के लिए स्टूडेंट ने मोबाइल यूज़ किया तो उस 1 घंटे के अंदर उसने मोबाइल के अंदर किन किन चीज़ों का यूज़ किया। तो ये थी प्रॉब्लम स्टूडेंट की साइड से, लेकिन इसको भी हम टेक्निकली थोड़ा सा इम्प्रूव करके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है टीचर की साइड से। उसमें क्या होता है कि जब स्टूडेंट फीडबैक नहीं देता है तो भी टीचर उस चीज़ को इग्नोर करने लग जाता है और उस स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं होता। और जब टीचर को फीडबैक नहीं मिलती है तो टीचर भी थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और उसके बाद वो अपनी टीचिंग मेथड को अच्छे से प्रॉपर वे में कंटिन्यू नहीं कर पाता। और टीचर भी अगर इस चीज़ को इग्नोर ना करके थोड़ा सा इसको नोटिस में ले और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करे तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम आती है वो आती है स्कूल की साइड से, क्योंकि स्कूल वालों की इंटेंशन देखी जाती है कि उनका जो ऑनलाइन टीचिंग मेथड है वो जो उन्होंने अपने स्कूल्स के अंदर अप्लाई किया है उसको अप्लाई करने की इंटेंशन क्या है। क्योंकि कई स्कूल्स का मैनेजमेंट ये सोचता है कि अगर हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस देते हैं तो उसी के बहाने हम पेरेंट्स से फीस भी ले सकते हैं। उनकी इंटेंशन ये नहीं होती कि हमें स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है, उनकी इंटेंशन ये होती है कि हमें बस स्टूडेंट्स से फ़ी कलेक्ट करनी है। क्योंकि अगर हमें स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है तो उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म भी देना होगा। बहुत ज़्यादा स्कूलों में क्या है कि उनकी एक खुद की ऐप है या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप है जिसके द्वारा जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है वो सारा मेंटेन भी होता है, उनकी जो टीचिंग एक्टिविटी है वो भी ट्रैक की जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाओ, स्टूडेंट को भेजो, होमवर्क दो और होमवर्क को चेक कर लो, ये कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अगर हमें टीचिंग मेथड को प्रॉपरली अप्लाई करना है तो उसके अंदर हमें प्रॉपरली इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार करना होता है जिसके अंदर हम स्टूडेंट और टीचर दोनों की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकें। क्योंकि जब हम एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करते हैं, तो उसके अंदर पेरेंट्स को भी खुशी होती है और वो अपनी मर्जी से फीस भी दे देता है। उसके अंदर हमें पेरेंट्स को किसी प्रकार का फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमारा जो कंटेंट है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है और अच्छे से हम प्रॉपर वे में स्टूडेंट्स को समझा नहीं पा रहे हैं और उसके बदले में हमें पेरेंट्स से फीस भी चाहिए, तो इसके अंदर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही। क्योंकि बिना किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के न तो टीचर अच्छे से पढ़ा पाता है और न ही एक स्टूडेंट अच्छे से पढ़ पाता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो हमें पेरेंट्स से फीस ही नहीं लेनी, फीस लेनी है बिल्कुल लो, लेकिन जब हम फीस ले रहे हैं तो उसी के बदले में एक अच्छा कंटेंट तो प्रोवाइड हमें करना ही चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि स्टूडेंट उस चीज़ को समझ सके, लेकिन उसके बदले में हमें फ़ीस चाहिए। और जब फीस ले ही रहे हो तो फीस के बदले में जो क्वालिटी कंटेंट है वो भी तो हमें प्रोवाइड करना चाहिए। वो बात ठीक है कि जो क्वालिटी कंटेंट है वो तो टीचर प्रोवाइड करेगा, लेकिन टीचर को भी तो वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ना जिसके द्वारा हम चीज़ों को ट्रैक कर सके, चीज़ों को यूज़ कर सके। अगर हमारे पास रिसोर्स ही नहीं होंगे तो उस चीज़ को हम बिना रिसोर्स के उस चीज़ को अप्लाई करेंगे कैसे। और कई बार ऐसा भी होता है कि कंटेंट भले ही अच्छा ना हो लेकिन फिर भी उसके लिए जो मैनेजमेंट है स्कूल का वो पेरेंट्स से फ़ीस की डिमांड करता है कि अगर आप फीस पे नहीं करोगे तो उसके बदले हमें जो कंटेंट है या फिर असाइनमेंट है या फिर एग्ज़ाम है, टेस्ट है, वो स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि जो स्कूल की इंटेंशन है वो फीस की तरफ है, न कि उस कंटेंट की तरफ। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें इस ऑनलाइन टीचिंग मेथड के अंदर बोल सकते हैं। और जब तक स्कूल का कंटेंट अच्छा नहीं होता है तब तक पेरेंट्स है वो भी फीस भरने का मन नहीं बनाता। मेरे कहने का मतलब साफ है कि अगर स्कूल को फीस चाहिए तो उस लेवल का कंटेंट भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे, सिर्फ फीस की इंटेंशन ही ना रखे। कुछ स्टूडेंट्स के बारे में भी उसको सोचना चाहिए, वरना कुछ स्कूल तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी की पूरी फीस स्टूडेंट्स की माफ़ कर दी है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है या फिर आपको कोई ऑनलाइन टीचिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है किसी स्टूडेंट की तरफ से या फिर टीचर की तरफ से, तो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल CS क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।